हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में। इसकी सारी एनसीईआरटी तो हम क्लियर करेंगे ही। उसके अलावा और थोड़ा मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर बताऊंगा आपको, ताकि इस प्रोसेस की समझ आपकी बढ़ सके। तो ट्रांसलेशन एक्चुअली प्रोसेस होता क्या है, ये कौन कौन से स्टेप्स में कंप्लीट होता है, किस तरह से ये जो एमआरएनए है ये इनके अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो ट्रांसलेशन एक्चुअली पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड होता है। पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड है टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड ही क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। पॉलीपेप्टाइड ही क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड के द्वारा, वो क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। अब इस पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड में हेल्प करेंगे आरएनए। तो हम जनरली लिख देते हैं कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। चलिए, तो सबसे पहले इसकी स्टेप्स हम समझ लेते हैं, कौन कौन से स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो पहला जो स्टेप होगा उसमें क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। और इस एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में यहाँ पर एटीपी जो है वो लगेगा, और कौन सा एंजाइम लगेगा वो हम आगे सीखेंगे। दूसरा होता है यहाँ पर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या होता है? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो या फिर इसको हम बोलते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो अमीनो एसाइलेशन, अमीनो एसाइल मतलब क्या होता है? अमीनो एसिड प्लस समथिंग। अमीनो एसिड के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे अमीनो एसाइल। तीसरा होगा यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड में तीन प्रोसेस होते हैं। पॉलीपेप्टाइड में तीन प्रोसेस होते हैं। एक हो गया यहाँ पर इनिशिएशन। इनिशिएशन। दूसरा होता है इलोंगेशन। और तीसरा होता है टर्मिनेशन। इलोंगेशन और तीसरा होता है टर्मिनेशन। तो ये प्रोसेस हमें बारी बारी से यहाँ पर स्टडी करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो इस प्रोसेस में चल क्या रहा है वो आपको बता देता हूँ। जैसे एक ये आप कोई सेल मान लीजिए, एक कोई सेल मान लीजिए, और ये इसका न्यूक्लियस मान लीजिए। तो न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन हुआ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए बने, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है। तो ये आरआरएनए जो बनते हैं, अगर मैं यूकेरियोट्स की बात कर रहा हूँ तब ये हो रहा है। बाकी प्रोकैरियोट्स में ये कहाँ प्रोसेस चल रहा है? साइटोप्लाज्म में ही चल रहा है। तो सपोज यहाँ पर ये एमआरएनए बन गया, आरआरएनए बन गया और टीआरएनए बन गया। तो आरआरएनए जो होगा, आरआरएनए बनता है किसके अंदर? न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस के अंदर। तो न्यूक्लियोलस में आरआरएनए जो होगा वो प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है? राइबोसोमल सब यूनिट्स बनाता है। ये क्या बनाता है? राइबोसोमल सब यूनिट्स बनाता है। तो ये राइबोसोमल सब यूनिट्स बन गई। ये राइबोसोमल सब यूनिट्स जो होंगी, है ना, वो इन न्यूक्लियर पोर्स से होते हुए कहाँ जाएगी? साइटोप्लाज्म में जाएगी। तो ये राइबोसोम्स हो गए। ठीक है। और राइबोसोम का एक पार्ट कौन है? प्रोटीन है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के ये बने होते हैं। ये 80 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन ये से राइबोसोम्स जो है वो बने होते हैं। बाकी यहाँ पर क्या क्या और आरआरएनए कौन कौन से टाइप के होते हैं वो भी हम सीखेंगे। टीआरएनए जो होगा वो टीआरएनए भी यहीं पर बना, और टीआरएनए जो है वो भी कहाँ चला गया? साइटोप्लाज्म में चला गया, इन केस ऑफ यूकेरियोट्स। और यहीं पर इस साइटोप्लाज्म में क्या है? अमीनो एसिड पूल है। यहीं पर क्या है? ये अमीनो एसिड पूल है, या फिर अमीनो एसिड जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। देर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड विच आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर क्या होते हैं? ये 20 टाइप्स के डिफरेंट अमीनो एसिड जो हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। और इनके लिए जो कोडोन्स हैं, वो 61 कोडोन्स जो है वो कोडिंग है, और 3 जो होंगे वो क्या होंगे? स्टॉप कोडोन होंगे। ठीक है। तो ये अमीनो, सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो इसी पर हम चलते हैं। फिर हम एनसीईआरटी पर भी आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको बहुत शॉर्टली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो पहला हो गया एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। आपको पता है, जब हम यहाँ पर जब जेनेटिक कोड पढ़ रहे थे, तो जेनेटिक कोड में जो एयूजी कोड करता है वो किसके लिए कोड करता है? मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा जो कि पॉलीपेप्टाइड का पार्ट होगा, वो कौन सा होगा? मिथ्योनिन होगा। ठीक है। अगर मैं फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन की बात करता हूँ, तो फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स में होता है। और जो नॉर्मल मिथ्योनिन है
वो किस में होता है, यूकेरियोट्स में होता है। चलिए तो इसको हम एक बार चार्जिंग सॉरी एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें एटीपी का खर्चा होगा, और उसके अलावा जो एंजाइम यहाँ पर लगता है वो कौन सा होता है, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है। तो ये कोई भी अमीनो एसिड यहाँ पर हो गया, और ये अमीनो एसिड जो होगा वो एटीपी की प्रेजेंस में क्या होगा, एक्टिवेट होगा। और यहाँ पर जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, जो हमने टीआरएनए में पढ़ा था। ठीक है। तो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज यहाँ पर एंजाइम हो गया। और अब ये क्या करेगा यहाँ पर, जैसे अमीनो एसिड एक्टिवेट हो गया तो यहाँ पर अमीनो एसिड के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमीनो एसाइल। तो ये अमीनो एसाइल ग्रुप यहाँ पर बन गया। और उसके अलावा इसमें एएमपी, एएमपी मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ये एंजाइम अभी जुड़ा हुआ है। और ये जो पायरोफॉस्फेट होता है ये क्या हो जाता है, यहाँ से अलग हो जाता है। तो ये एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड हो गया। सपोज यहाँ पर ये अमीनो एसिड 1 हम मान लेते हैं। ठीक है। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो चार्जिंग या फिर अमीनो अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो इसमें क्या होता है देखिए, कि जैसे अभी ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है, ये किससे जाकर जुड़ेगा, टीआरएनए से जाकर जुड़ेगा। तो ये टीआरएनए से जाकर जुड़ रहा है। ठीक है। तो ये जैसे अगर मैं यहाँ पर टीआरएनए मान लेता हूँ, ये टीआरएनए फर्स्ट टीआरएनए है। इसके साथ कौन जुड़ा, ये अमीनो अमीनो एसाइल टीआरएनए, सॉरी अमीनो एसाइल, और क्या हो गया यहाँ पर, एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। ये आकर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो एंजाइम होता है, एंजाइम के दो फंक्शन है, एक तो एक्टिव, ये जो एंजाइम है ना अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, इसके दो फंक्शन होते हैं। एक तो ये क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड करवाता है, और उसके अलावा इस अमीनो एसिड को कहाँ ट्रांसफर करता है, इस टीआरएनए पर ट्रांसफर करता है। तो अभी यहाँ पर जो प्रोसेस होगा, ये एंजाइम ने अपना काम कर दिया। अब ये टीआरएनए सपोज मान लो, ये टीआरएनए है, इसके थर्ड जो प्राइम होगा, इससे ये क्या क्या कर देगा, इस अमीनो एसिड को जोड़ देगा। ठीक है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, चार्ज्ड टीआरएनए। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, चार्ज्ड टीआरएनए बोलते हैं। और अब ये जो अमीनो अब जो ये जो एएमपी है और एंजाइम जो है इसको छोड़कर चले जाएंगे। तो ये दो प्रोसेस हमने यहाँ पर सीख लिए। कौन कौन से थे, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। तो तीसरा जो प्रोसेस है वो कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। और इसमें सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। और इसमें जो पहला प्रोसेस है वो क्या है, इनिशिएशन। ठीक है। तो इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर हम बात करते हैं, इसको मैं ए से लिख रहा हूं, इनिशिएशन, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में होगा क्या, कि जैसे यहाँ पर इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसे ये कोई भी एक अमीनो एसिड सीक्वेंस हम मान लेते हैं, सॉरी एक एमआरएनए पर हम कोई भी सीक्वेंस मान लेते हैं। ठीक है। जैसे आप जेनेटिक कोड को भी रेफर कर सकते हैं, AUG हो गया, UUU हो गया। ठीक है। या फिर आप एनसीईआरटी के सीक्वेंस को भी, हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई वे में पढ़ रहे हैं, तो UUU हो गया, वापस UUU मान लेते हैं। ठीक है। तो ये हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वापस हम AUG मान लेते हैं, AUG, वापस हम मान लेते हैं UUU। ठीक है। और नेक्स्ट जो सीक्वेंस हम मान लेते हैं स्टॉप कोडोन, क्योंकि ये कौन कौन से थे, UAG, UAA और UGA। ये तीन कोडोन जो होते हैं ये स्टॉप कोडोन है, ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, मतलब इस इनके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है। तो एक यहाँ पर हम मान लेते हैं जैसे UAA हो गया, जो कि इस प्रोसेस को क्या करेगा, टर्मिनेट करवाएगा। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है इसमें वो क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, स्मॉल सब यूनिट का जुड़ना। ठीक है। तो इनिशिएशन में बाइंडिंग ऑफ स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। ठीक है। सब यूनिट की बात हो रही है यहाँ पर। अब देखिए, जो स्मॉल सब यूनिट होती है, अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करता हूँ तो उसमें 38 सब यूनिट होती है। और अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करता हूँ तो 38 सब यूनिट है, और यूकैरियोट में 48 सब यूनिट है। तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की मैंने बात की है।
तो देखिए, अब इसको जो रिकॉग्नाइज करेगा, एक बार मैं आपको अ, जो राइबोसोम्स हैं उनके बारे में भी बता देता हूँ, ताकि आपका ये पॉइंट और ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे मैं अगर राइबोसोम की सब यूनिट्स की बात करता हूँ, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की, ठीक है, तो ये इस स्मॉल सब यूनिट मान लो, और ये मान लो लार्ज सब यूनिट। इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये यूकैरियोटिक राइबोसोम को लिखा है 60s, और क्या हो गया 40s, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से जो आरआरएनए हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ये देख लीजिए। ये मैंने प्रोकैरियोट का बनाया है, ठीक है, और ये क्या हो गया यूकैरियोट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये 16s आरआरएनए है, और इसमें 23s आरआरएनए है, और ये क्या होगा 5s आरआरएनए। 5s आरआरएनए जो होता है वो कॉमन होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट की जो लार्ज सब यूनिट है, इसमें होगा 28s आरआरएनए, उसके अलावा 5.8s आरआरएनए, और उसके अलावा होगा 5s आरआरएनए, और 40s सब यूनिट में होता है 18s आरआरएनए, 18s आरआरएनए, ठीक है। यहाँ पर 23s आरआरएनए और जो 28s आरआरएनए हैं, ये राइबोजाइम होते हैं। राइबोजाइम मतलब ये नॉन प्रोटीनिशियस हैं, बट ये कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं यहाँ पर पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। क्या बोलते हैं, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ओके। सपोज हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसे कोई भी, ये कौन सा हो गया यहाँ पर, क्योंकि इसका पॉलीमराइजेशन का जो डायरेक्शन होता है वो 5 to 3 होता है, ठीक है, 5 to 3 होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे ये स्टार्ट कोडोन है AUG, AUG, और ये स्टॉप कोडोन हो गया। तो यहाँ पर स्टार्ट कोडोन से पहले और स्टॉप कोडोन, स्टार्ट कोडोन के पहले और स्टॉप कोडोन के बाद यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं UTRs। और ये क्या करते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस को एफिशिएंट बनाते हैं। क्योंकि यूकैरियोट्स में ये क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर जो इसका कैप जो होगा, है ना, वो क्या करता है, ट्रांसलेशन को स्टार्ट करवाता है, ठीक है, और mRNA की स्टेबिलिटी को ये बढ़ाते हैं। तो इस तरह से एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन ये बढ़ाते हैं UTRs, जो कि ट्रांसलेटेड नहीं होंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर बाइंडिंग ऑफ स्मॉल सब यूनिट होगा, बाइंडिंग ऑफ स्मॉल सब यूनिट होगा। तो ये स्मॉल सब यूनिट आया। प्रोकैरियोट्स में थोड़ा सा और जानकारी इसकी ले लेते हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, कुछ जो 4 to 12 बेस पेयर अप स्ट्रीम ऑफ दिस स्टार्ट कोडोन क्या होते हैं, शाइन डेलगार्नो सीक्वेंसेस होते हैं। वो सीक्वेंस होते हैं AGG, AGG U, ठीक है, AGG, AGG, U। और ये कॉम्प्लीमेंट्री टू 16s आरआरएनए है, कॉम्प्लीमेंट्री टू 16s आरआरएनए है। तो ये क्या करेगा, 16s आरआरएनए उस शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस से आकर बाइंड हो जाएगा, ठीक है, ये भी प्रोसेस है। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, यहाँ पर जो कैप थी, कैप कौन सी थी, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये जो 18s आरआरएनए है, ये क्या हो जाएगा, कॉइल हो जाएगा, और जो स्मॉल सब यूनिट है 40s, उसको ये क्या कर देगा, mRNA के साथ बाइंड कर देगा। चलिए, तो यहाँ पर सपोज ये क्या हो गया, इस तरह से ये जो स्मॉल सब यूनिट है वो किसके साथ बाइंड हो गया, यहाँ पर इसके जो mRNA है, mRNA के साथ ये बाइंड हो गया, ठीक है। ये mRNA के साथ बाइंड हो गया। तो पहला प्रोसेस यहाँ पर हुआ है, इसमें क्या बना है, जो 30s mRNA कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होता है, दूसरा जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा यहाँ पर, कि जैसे, अब एक और डिटेल हमें याद रखनी है यहाँ पर, कि जैसे इनिशिएशन फैक्टर्स काम आते हैं। तो इनिशिएशन फैक्टर्स यहाँ पर काम आ रहे हैं, और इनिशिएशन फैक्टर जो होंगे यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में बेसिकली 3 होते हैं, है ना, जिसमें क्या 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 हो जाएंगे यहाँ पर, जैसे IF3 है, IF1 है, ये IF3, और ये हो गया IF1। ये IF3 जो होगा वो क्या करता है, लार्ज सब यूनिट के बाइंडिंग को प्रिवेंट करता है। और IF1 जो है वो क्या करता है, किसी भी नेक्स्ट चार्ज टीआरएनए को इस जो स्मॉल सब यूनिट है इससे जुड़ने नहीं देता है। तो ये इन दोनों के फंक्शन हो गए। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा। जैसे यहाँ पर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हो चुका था, ठीक है, ये अमीनो एसिड 1 था, ठीक है, और ये सपोज मिथ्योनिन ही आप मान लीजिए। तो ये अब कहाँ पर लाया जाएगा, अच्छा, अभी तक एक एटीपी हमारा खर्च हो गया है, ठीक है, एक एटीपी हमारा खर्च हो गया है। अब यहाँ पर इस जो चार्ज टीआरएनए को कहाँ पर लाया जाएगा, इस mRNA पर लाया जाएगा, क्योंकि अभी ये mRNA है, और ये क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया 5, ठीक है। ये UTRs वगैरह है, मैंने एक बार लिख लिए हैं, आप समझ लेना कि भाई बिफोर स्टार्ट कोडोन एंड आफ्टर स्टॉप कोडोन कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं UTRs। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे ये स्मॉल सब यूनिट आ गई थी, ठीक है, ये स्मॉल सब यूनिट जो है इसके साथ जुड़ गई थी। और अब ये फर्स्ट चार्ज टीआरएनए जो है,
है ना। जैसे यहाँ पर मैं मान लेता हूँ सीक्वेंस जो हमने माना है AUG, UUU, और क्या हो जाएगा, वापस UUU हमने लिखा है, और वापस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर AUG लिख रहे हैं। तो ये AUG, तो फर्स्ट जो चार्ज TRNA है वो यहाँ पर आया, है ना, वो यहाँ पर आया, और इसके साथ यहाँ पर क्या किया इसने, जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। अच्छा, इसको जो लेकर आएगा, इसको जो लेकर आएगा प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर अगर हम बात करते हैं तो जो है यूकेरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर मोर देन 10 होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में यहाँ पर क्या है, इनिशिएशन फैक्टर 3 है। ये IF3 हो गया, ये IF1 हो गया, और यहाँ पर जो पहला चार्ज TRNA लेकर आएगा वो कौन लेकर आएगा, वो लेकर आएगा इनिशिएशन फैक्टर 2, ठीक है। और यहाँ पर लगेगा एक GTP, क्या होगा, एक GTP की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। GTP का क्या काम होता है, इस चार्ज TRNA को किससे, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से जोड़ना, ठीक है। स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से जोड़ने का काम किसका होता है, इस GTP का होता है। चलिए, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना है वो कौन सा होगा, 30S mRNA और TRNA कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया दूसरा। तीसरे प्रोसेस में क्या होगा, अब अभी तक हम इनिशिएशन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो तीसरे प्रोसेस में क्या होगा, लार्ज सब यूनिट जो है वो आकर बाइंड होगी। अब क्या होगा यहाँ पर, लार्ज सब यूनिट जो है वो बाइंड होगी। तो ये IF1, IF2 और IF3 जो होंगे ये इसका साथ छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, लार्ज सब यूनिट जो है इसके साथ क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। तो लार्ज सब यूनिट भी यहाँ पर हम बाइंड करवा देते हैं। तो ये सीक्वेंस है, जैसे AUG, UUU, UUU, और ये हो गया AUG, ठीक है। उसके आगे भी क्या था, चलिए बाद में लिख लेंगे इसको, है ना। तो ये स्मॉल सब यूनिट थी, ठीक है, और ये लार्ज सब यूनिट भी यहाँ पर आकर बाइंड हो गई। और लार्ज सब यूनिट जो होगा, आपको पता है ये लार्ज सब यूनिट है प्रोकैरियोट्स में, यहाँ पर क्या क्या है, जैसे 23S RNA है, 23S RNA है, जो कि राइबोजाइम का काम करेगा, ठीक है। और उसके अलावा 5S RNA है, ये क्या हो गया, 5S RNA हो गया। चलिए, और इसके साथ क्या जुड़ गया था, ये फर्स्ट चार्ज TRNA यहाँ पर जुड़ गया था, फर्स्ट चार्ज TRNA यहाँ पर जुड़ गया था, तो ये अमीनो एसिड 1 है यहाँ पर सपोज, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें 3 साइट्स बन जाएगी, इसमें 3 साइट्स यहाँ पर बन जाती है, और इन 3 साइट्स का जो नाम होता है वो कौन कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर जैसे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर हो गई E साइट, और जो पहला TRNA जहां पर जुड़ा हुआ है वो होती है P साइट, और नेक्स्ट टू P साइट ये क्या होती है, अमीनो एसाइल साइट, क्योंकि नया अमीनो एसाइल TRNA यहीं से आएगा, ठीक है। तो ये एग्जिट साइट, पेप्टिडाइल साइट और अमीनो एसाइल साइट यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है उसमें क्या हो रहा है, पहला प्रोसेस कौन सा हो गया, ये इनिशिएशन यहाँ तक खत्म कंप्लीट हो गया। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, इलोंगेशन, ठीक है। तो दूसरा प्रोसेस हम देख लेते हैं, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब इलोंगेशन में क्या होगा, अभी तक यहाँ पर पहला जो है वो चार्ज TRNA जुड़ा हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पर ये क्या हो गई, 50S सब यूनिट हो गई, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होगा इलोंगेशन में, वो क्या क्या होगा, सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 साइट्स बन चुकी थी, ठीक है। ये 3 है, ये 5 है, और यहाँ पर जो हमने सीक्वेंस लिखा है वो क्या है, AUG जो कि मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा, UUU जो कि कोड करेगा फिनाइलएलिन के लिए, वापस फिनाइलएलिन के लिए कोड करने वाला, और यहाँ पर ये हो गया AUG। और फिर नेक्स्ट भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमने जो सीक्वेंस लिया था वो क्या था, UUU एंड UAA, UUU एंड UAA। तो ये सीक्वेंस हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अभी तक जो प्रोसेस है वो क्या हो गया था, यहाँ पर क्या क्या बन गया था, ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया था। ये स्मॉल सब यूनिट मान लो, ये स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। और ये कौन सा हो गया यहाँ पर, ये स्मॉल सब यूनिट है, और इससे पहला वाला जो TRNA है वो जुड़ चुका था, ये लार्ज सब यूनिट है, ठीक है। और ये अमीनो एसिड है, पहला अमीनो एसिड यहाँ पर हो गया। अब देखिए, ये साइट है E साइट, ये वाली कौन सी साइट है, P साइट, और ये वाली कौन सी साइट है, A साइट। अब यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट जो चार्ज TRNA को लेकर आता है, अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करता हूँ, प्रोकैरियोट्स की बात करता हूँ तो क्या क्या यहाँ पर होते हैं, एक तो क्या हो गया, जैसे इसमें इलोंगेशन फैक्टर,
ठीक है। इलोंगेशन फैक्टर होते हैं, एक तो हो गया थर्मो अनस्टेबल, ठीक है, दूसरा होता है इलोंगेशन फैक्टर थर्मोस्टेबल, और तीसरा होता है इलोंगेशन फैक्टर जी। जी का फुल फॉर्म होता है जीटीपीएस। क्या होता है? जीटीपीएस। ठीक है। तो ये थर्मो अनस्टेबल जो होगा, ये क्या करता है, क्योंकि पहला चार्ज टीआरएनए कौन लेकर आया था, यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर 2 लेकर आया था। ठीक है। अब ये एंड अदर नेक्स्ट एंड अदर चार्ज टीआरएनए को कौन लेकर आएगा, ये थर्मो अनस्टेबल लेकर आएगा। थर्मो अनस्टेबल लेकर आएगा। सपोज यहाँ पर ये थर्मो अनस्टेबल जो है वो अमीनो एसिड 2 को लेकर आया। ठीक है। और ये टीआरएनए के साथ जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आपको पता है यहाँ पर क्या है, 23। अच्छा, यूकेरियोट्स में क्या होंगे, ये इस तरह से, है ना, जो इलोंगेशन फैक्टर है वो क्या होंगे, ये इलोंगेशन फैक्टर है, तो इनको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इलोंगेशन फैक्टर EF, EEF। ठीक है। ये यूकेरियोट्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें दो होते हैं, हमारा जो फोकस है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन को समझना। चलिए, तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो 23 एस आर है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि ये क्या होता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज होता है। तो ध्यान से समझना, ये क्या करता है कि इस अमीनो एसिड 1 और टीआरएनए 1 के बीच में क्या होता है, जो बॉन्ड होगा उसको ये क्या करेगा, ब्रेक करने का काम करता है। और इनमें जो बॉन्ड होता है यहाँ पर कौन सा होगा, ये ईस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है। तो ये ईस्टर बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ने का काम करता है ना। ये ईस्टर बॉन्ड को क्या किया इन्होंने, ब्रेक किया। ठीक है। ब्रेक किया, और इससे जो एनर्जी निकली है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है कि भाई जो these two amino acids are close enough and the energy released is utilized in the formation of peptide bond। ठीक है। तो यहाँ पर इसको एनर्जेटिकली फेवर किया जाएगा। ये एनर्जी जो होगी ये क्या करेगी, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आएगी। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में यहाँ पर क्या होती है, काम आती है। ठीक है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर करवाएगी। ठीक है। तो आपको ये समझना है कि 23 SRRNA ने डायरेक्टली पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करवाया, वो इससे जो बॉन्ड टूटा है, ये एस्टर बॉन्ड, इससे जो निकली हुई एनर्जी है ये क्या करेगी, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसका फॉर्मेशन करवाएगी। ठीक है। चलिए, तो इस क्या किया यहाँ पर, ये थर्मो अनस्टेबल जो था उसने सेकंड, है ना, एंड नेक्स्ट टीआरएनए को लेकर आया। थर्मोस्टेबल जो होता है वो क्या करता है, जीटीपी अवेलेबिलिटी को क्या करता है, एश्योर करता है। और ये क्या करेगा, जो जीटीपीएस है इलोंगेशन फैक्टर, ये क्या करेगा, ट्रांसलोकेशन में हेल्प करेगा बाय यूजिंग जीटीपी। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा। सपोज यहाँ पर ये क्या होता है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज द शिफ्टिंग ऑफ दिस राइबोसोमल सब यूनिट ओवर एमआरएनए। एमआरएनए पर ये क्या होते हैं, यहाँ पर शिफ्ट होते हैं लेटरली इस तरह से। तो अगर एक कोडोन से दूसरे कोडोन पर ये गया, है ना, एक एक कोडोन पर अगर ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक जीटीपी का खर्चा होगा। एक जीटीपी का यहाँ पर क्या होता है, खर्चा होता है। तो ये जीटीपी जीटीपी मतलब इधर अगर मूव किया है ना, तो यहाँ पर ये क्या होगा, हर एक प्रोसेस में एक जीटीपी लगेगा। ठीक है। कोडोन टू कोडोन मूव करने में एक जीटीपी लगता है। चलिए, तो इसको मूव करवाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये 3, ये 5 डैश, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये एमआरएनए है। ठीक है। और वही सीक्वेंस हम लिख रहे हैं, जैसे AUG UUU AUG UUU, और क्या हो गया, UAA। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे अब ये शिफ्ट हुआ है ना, ये शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा। तो एक कोडोन टू अनदर कोडोन शिफ्ट करने में इसको कितना जीटीपी लगेगा, एक जीटीपी लगेगा। तो चलिए, यहाँ पर ये हमने इस तरह से इसको शिफ्ट करवा दिया। ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये अ, अब AUG बाहर आ गया, है ना। एक बार के लिए मान के चलो कि AUG बाहर आ गया, और AUG से यहाँ पर क्या था, AUG से पहला अमीनो एसिड जुड़ा हुआ था, है ना, अमीनो एसिड यहाँ पर जुड़ा हुआ था। आपको पता है कि पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज ने इनके बीच में क्या क्या कौन सा बॉन्ड तोड़ दिया था, ईस्टर बॉन्ड तोड़ दिया था। अब ये एम्प्टी टीआरएनए जो होगा ये क्या करेगा, ई साइड से यहाँ से क्या होगा, अच्छा ये अलग अलग है, वो तो मैंने ऐसे बताया, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। अब ये सपोज अमीनो एसिड था, और इसके इससे कौन सा बॉन्ड बन गया था, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया था। और ई साइड से ये जो एम्प्टी टीआरएनए है ये कहाँ जाएगा, न्यू अमीनो एसिड को कैरी करने जाएगा, है ना, नए अमीनो एसिड को लेने जाएगा। अब देखिए, जो पहले पहले कौन सी साइड थी, पी साइड थी, है ना, पी साइड थी।
या फिर हम बोल सकते हैं पहले जो ए साइड थी वो अब क्या बन गई है, पी साइड बन गई है। यहाँ पर पी साइड बन गई और ये क्या होगा, ए साइड बन गई। दूसरा वाला अमीनो एसिड है जो यू के साथ जुड़ा हुआ है ना, और ये अमीनो एसिड 2 हम इसको बोल रहे हैं। वापस वही प्रोसेस होगा कि ये जो 23 एस आर आर एन ए है ये क्या करेगा, इस अमीनो एसिड 2 और जो अमीनो एसिड 2 और टीआरएनए 2 जो है उनके बीच में जो कौन सा बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड है, उसको ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है। तो देखिए पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे इनके बीच में जो बॉन्ड है वो तोड़ दिया गया है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, और इसको मूव करवा देते हैं, है ना। और इसमें प्रोसेस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये ईस्टर बॉन्ड टूटते जा रहे हैं और जो अमीनो एसिड्स हैं वो आ, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, और जो एम्प्टी टीआरएनए है वो क्या हो रहे हैं, नए अमीनो एसिड को लेने या फिर कैरी करने जा रहे हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं अब इस प्रोसेस को, अभी तक कितने अमीनो एसिड, जैसे एक अमीनो एसिड, दो, तीन, चार, पांच, पांच अमीनो एसिड की चेन मैं बना देता हूँ, वही सारा प्रोसेस यहाँ पर होगा। जैसे ये अमीनो एसिड 1, ये अमीनो एसिड 2, ये अमीनो एसिड 3। ठीक है। और यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो AUG अगेन, और UUU अगेन, UUU। ठीक है। ये AUG और ये UUU। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, UAA। तो अभी यहाँ पर जो ये अमीनो एसिड्स हैं, ये अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है। और तीन अमीनो एसिड्स के बीच में यहाँ पर ये क्या बन गया है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो एक, दो, तीन, चार, पांच अमीनो एसिड हम बना देते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो जो UAA है ये स्टॉप कोडोन है, ये क्या है, स्टॉप कोडोन है। इससे आकर कौन बाइंड हो जाएगा यहाँ पर, रिलीज फैक्टर। क्या हो जाएगा, रिलीज फैक्टर। ठीक है। तो ये रिलीज फैक्टर्स यहाँ पर आकर बाइंड होते हैं। रिलीज फैक्टर जनरली हम इसमें प्रोकैरियोट्स में बोलते हैं, और इस तरह से अगर यूकैरियोट्स में है तो इसको ERF हम लिख देते हैं। ये क्या होते हैं, यूकैरियोट्स में रिलीज फैक्टर्स होते हैं। ध्यान से समझना। अभी जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे ये, अच्छा, अगर इसने इधर शिफ्ट किया होगा, एक बात और समझ लीजिए कि अगर इसने कोडोन टू कोडोन मूव किया होगा तो हर कोडोन के मूवमेंट में एक GTP लग रहा है, और एक ATP जो है वो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में लग रहा है, क्योंकि हम लास्ट में सीखने वाले हैं कि कितने अमीनो एसिड जो हैं, कितने ATP और GTP रिक्वायर्ड होते हैं, कितने नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स या फिर अमीनो एसिड्स को की पॉलीपेप्टाइड बनाने में। चलिए, तो ये अमीनो एसिड क्या हो गया, ये 4 हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, अमीनो एसिड 4 हो गया, ये अमीनो एसिड 4 हो गया। ठीक है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, वही पेप्टाइड बॉन्ड है ना। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ये फोर्थ नंबर का अमीनो एसिड है। ठीक है। और इस फोर्थ नंबर के, चलो इसको अंदर ही रखते हैं हम, है ना, क्योंकि P और A साइड हमें बताना है। तो सपोज यहाँ पर ये फोर्थ नंबर का ये अमीनो एसिड 4 है। ठीक है। इसके साथ कौन है, ये टीआरएनए से जुड़ा हुआ है अभी। ये यहाँ पर जो बॉन्ड बना हुआ है वो कौन सा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। और इसमें ये इस तरह से क्या हुआ है, ये इस तरह से ये जो स्मॉल सब यूनिट है वो जुड़ी हुई है। ठीक है। और ये लार्ज सब यूनिट भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये रिलीज फैक्टर आकर बाइंड हुआ, रिलीज फैक्टर आकर बाइंड हुआ, और वो क्या करेगा यहाँ पर, जैसे ये अमीनो एसिड 5 है, ये अमीनो एसिड 5 है। ठीक है। और ये टीआरएनए से जुड़ा हुआ है सपोज। ठीक है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है। तो ये क्या करता है, जो लास्ट टीआरएनए है, ये क्या है, लास्ट टीआरएनए है, और ये क्या है, लास्ट अमीनो एसिड है, ये क्या है, लास्ट अमीनो एसिड है। तो इन दोनों के बीच में जो ईस्टर बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड है, उसको ये क्या करेगा, ब्रेक करने का काम करता है। कौन कर रहा है, ये रिलीज फैक्टर। और इसको ब्रेक करवाने में यहाँ पर क्या होता है, एक GTP लगता है, एक GTP यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इसमें लगेगा। ठीक है। तो अब ये जो अमीनो एसिड की चेन है, अमीनो एसिड की चेन है, और ये लास्ट टीआरएनए जो है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है नए अमीनो एसिड को लेने जाएगा, है ना। यहाँ से भी ये क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो इस तरह से ये अमीनो एसिड की चेन जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, बन जाती है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये छोटी सी चेन मैंने यहाँ पर बनाकर बताई है, बट आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भाई कितने ATP और कितने GTP। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है ना, लास्ट वाला जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं,
तीसरा जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इसको बोलेंगे। ठीक है, और वो कौन करते हैं, रिलीज फैक्टर करते हैं। कौन करते हैं, रिलीज फैक्टर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि कितने एटीपी और कितने जीटीपी जो है लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप सीधा याद रखो तो भी चलेगा, है ना, कि जैसे अगर 10 अमीनो एसिड है, 10 अमीनो एसिड की चेन बनानी है ना, अमीनो एसिड्स की चेन बनानी है, तो उसमें कितने 10 तो क्या लगेंगे, एटीपी लगेंगे। अच्छा, आपको पता है एटीपी कहाँ लग रहा था, एटीपी एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में लग रहा था, और यहाँ पर लगेंगे 20 जीटीपी। ठीक है, इतना हम यहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं, है ना, हम 3 पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है, 3 अमीनो एसिड की चेन बनाकर देख लेते हैं कि भाई कैसे कैसे यहाँ पर जो है कितने अमीनो, जैसे 3 अमीनो एसिड है, ओके, 3 अमीनो एसिड्स हैं, तो उसमें कितने एटीपी लगेंगे, 3 एटीपी लगेंगे, और कितने जीटीपी लगेंगे, 6 जीटीपी लगेंगे, 6 जीटीपी यहाँ पर लगेंगे। कैसे कैसे लगेंगे, सपोज ये वापस मैंने क्या बना लिया, ये वापस मैंने इस तरह से ये 3 अमीनो एसिड की चेन जो है वो आपको समझा रहा हूँ कितने एटीपी और कितने जीटीपी लगेंगे। चलिए, तो इसमें सपोज ये अमीनो एसिड 1 आया, ये अमीनो एसिड 2 आया, और ये अमीनो एसिड 3 आया। ओके, अच्छा, एक अमीनो एसिड को चार्ज करवाने के लिए, है ना, ये ऐसे ही मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये इसको एक तो क्या किया, जैसे एक एटीपी तो यहाँ पर लगा, है ना, एक एटीपी तो यहाँ पर लगा, किसमें, एक एटीपी तो लगा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स में लगता है। ठीक है, और एक एटीपी यहाँ पर लगे, एक जीटीपी यहाँ पर लगेगा, एक 1 जीटीपी जो यहाँ पर लगेगा वो किस में लगता है, बाइंडिंग विद, है ना, बाइंडिंग ऑफ चार्ज टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए विद स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट के साथ यहाँ पर ये बाइंड करने में एक जीटीपी लगता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे इसमें भी क्या होगा, एक जीटीपी, सॉरी एक एटीपी, और उसके अलावा क्या लगेगा यहाँ पर, एक एटीपी और 2 जीटीपी। अरे मैंने क्या बोला, 2 जीटीपी, 2 जीटीपी का मतलब क्या है, एक तो क्या है, एक तो इसकी बाइंडिंग के लिए, है ना, बाइंडिंग मतलब ये वाली बाइंडिंग। ठीक है, और एक किस में लगेगा, ट्रांसलोकेशन में लगेगा, किस में लगेगा, ट्रांसलोकेशन में लगेगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। इसमें भी क्या होगा, एक क्या लगेगा, एटीपी लगेगा, एटीपी किस में लगेगा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, 3 जीटीपी यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, जीटीपी कितने हो गए, 1 2 3, और यहाँ पर क्या होंगे, 3 जीटीपी लगेंगे। 3 जीटीपी कैसे लगेंगे, है ना, एक तो क्या हुआ बाइंडिंग के लिए, एक तो क्या होगा बाइंडिंग के लिए, एक होगा ट्रांसलोकेशन के लिए, है ना, क्योंकि इसको भी ट्रांसलोकेट करेगा ये, और एक होगा यहाँ पर क्या होगा, टर्मिनेशन के लिए, है ना, टर्मिनेशन ऑफ जो भी पॉलीपेप्टाइड है उसमें भी यहाँ पर क्या लगेगा, एक जीटीपी जो है वो लगता है। ठीक है, तो ये हमें प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इस तरह से क्या होगा, आप सीधा भी याद रख सकते हैं, जितने अमीनो एसिड्स हैं उतने एटीपी और उसके डबल क्या होते हैं, जीटीपी लगते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो समझ में आया होगा। आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी में यहाँ पर सारा जो प्रोसेस है मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, मैंने सारा इसको क्लियर कर दिया है। थैंक यू सो मच।